हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये भी पॉलिनोमियल चैप्टर का ही वीडियो है और इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। बेसिकली इसको लोग फैक्टर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग एक तरह से फैक्टर थ्योरम ही पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम को लगा करके। फैक्टराइज करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोगों को जो करना है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम को यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके थे। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को याद होगा क्या बताए थे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर px है, कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ px में कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, n है, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब 1 से छोटा उसका डिग्री नहीं होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। और a कोई रियल नंबर है, a क्या है, कोई रियल नंबर है। तो लीनियर इक्वेशन x माइनस a जो होगा, इस लीनियर इक्वेशन से अगर px को हम डिवाइड करते हैं, मतलब x माइनस a से हम px को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो बचेगा, ये रिमाइंडर, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, pa के बराबर होगा। क्या होगा, pa का बराबर होगा। मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे और जो निकल के आएगा वही क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम यही है, आप लोगों को याद होगा। हम बहुत अच्छे से इसको एलेबोरेट करके बताए थे आप लोगों को। अब आइए एक दूसरा चीज थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। जैसे कि 12 में हम 3 को 3 से डिवाइड किए, ठीक है, 12 में 3 से डिवाइड किए, तो क्या करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो माइनस करते हैं, रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 आने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसी में हम करते हैं 14 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा फिर से 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। एक में रिमाइंडर कितना है, 0 है, एक में रिमाइंडर 2 है। तो 14 का फैक्टर 3 होगा या नहीं होगा? तो हम लोग साफ कह सकते हैं कि 14 का फैक्टर 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 का फैक्टर 3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर किसी हम कोई पॉलिनोमियल px है, कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, इसको किसी पॉलिनोमियल gx से हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है। डिवाइड करने का क्वेश्चन कुछ आया होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि gx जो है वो px का एक फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 14 में हम 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो हम लोग को पहले से पता है कि 14 का फैक्टर 3 नहीं है। अगर 14 का फैक्टर 3 होता है ना, तो रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं आता। क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। जैसे 12 का फैक्टर 3 है तो यहाँ 0 आएगा। जैसे 15 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हम लोग कहते हैं ना कि 5 15 का एक फैक्टर है। जो कोसेंट होता है वो भी उसका एक फैक्टर होता है। मतलब 5 × 3 अगर हम लोग करते हैं तो 15 हम लोगों को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कोसेंट होगा और जो डिवाइजर होगा, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का, ठीक है। तो उसी तरह से अगर रिमाइंडर अगर 0 है तो डिवाइजर और कोसेंट दोनों क्या होता है, फैक्टर होता है। तो उसी तरह से अगर px कोई पॉलिनोमियल है, इसको gx से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि gx क्या है, px का एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग को जो पढ़ना है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए पहले दे दिया क्योंकि इसका बहुत अच्छा यूज है वहां पे। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग को याद है। अब हम लोग आते हैं फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px है, कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, px है, ऑफ डिग्री n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। px कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल है और n का वैल्यू क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं हो सकता है, या कम से कम 1 होना चाहिए, ठीक है। a कोई रियल नंबर है, a क्या है, कोई रियल नंबर है, a क्या है, एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। तो px का फैक्टर x माइनस a होगा। कब होगा, px का फैक्टर x माइनस a होगा। कब होगा, जब pa का वैल्यू 0 के बराबर होगा। pa का वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसको बढ़िया से समझिएगा। px एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री का,
ठीक है, a कोई रियल नंबर है, तो x माइनस ए इस px का फैक्टर होगा। कब होगा? जब pa का वैल्यू 0 होगा। ये पहला केस है जो बुक में लिखा हुआ है। और दूसरा केस क्या है कि अगर pa का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो x माइनस ए क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। समझ में आ गया? अगर दोनों एक ही चीज है लेकिन उल्टा करके बताया हुआ है। px का फैक्टर अगर x माइनस ए होगा तो pa का वैल्यू 0 होगा। px का फैक्टर अगर x माइनस ए होगा तो pa का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये पहला बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि pa का वैल्यू अगर 0 है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। एक ही चीज को कहा गया है लेकिन दो बार कहा गया है उल्टा घुमा करके, ठीक है। लेकिन फैक्टर थ्योरम यही है। अब आते हैं हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे उसको इससे मिला करके देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या हम लोग पढ़े थे कि कोई भी पॉलिनोमियल था उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो उसका रिमाइंडर निकालते थे हम लोग, ठीक ना। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते थे? x माइनस ए को हम लोग 0 के बराबर करते थे, x का वैल्यू a आता था और उसके बाद pa निकाल लेते थे। pa का वैल्यू जो आता था वही रिमाइंडर होता था। यहाँ पे pa का वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम को ही हम लोग यहाँ पे दूसरे फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को सिंपली pa का वैल्यू निकाल देना है। अगर 0 है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। उसके बाद इसमें हम लोग एक चीज और क्या पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम लगा करके उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल उस पर भी पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर px कोई एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, px कोई पॉलिनोमियल है nth डिग्री का और a कोई रियल नंबर है तो x माइनस ए अगर उसका फैक्टर होगा तो pa का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और अगर pa का वैल्यू 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। समझ में आ गया? बस यही है। तो हम लोग को जो कोई भी फैक्टराइजेशन मिलेगा तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि pa का वैल्यू निकाल देंगे। मतलब कोई x का ऐसा वैल्यू चुन लेंगे जिस पर कि px का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो x में से उसको माइनस कर देंगे, वही उसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। या pa इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो x माइनस ए का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये हम लोगों को आराम से दिखने लगेगा। एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों को चेक करना है, लिखा हुआ है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे? अभी हम लोग क्या पढ़े फैक्टर थ्योरम में? क्या पढ़े कि px कोई अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और a कोई रियल नंबर है तो पहला क्या पढ़े x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो pa का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और दूसरा अगर pa का वैल्यू 0 है तो इसका एक फैक्टर x माइनस ए होगा ही होगा, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है फैक्टर थ्योरम है। उसी को हम लोग यहाँ पे अभी यूज करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर फैक्टर है तो pa का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x प्लस टू इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं पहले। तो x इक्वल टू कितना निकल गया? -2। x इक्वल टू कितना निकल गया? मतलब हम लोग क्या करते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो फैक्टर दिया हुआ उसका निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? -2। मतलब a इज इक्वल टू कितना है? -2, ठीक है। तो हम लोग p-2 निकालें। ये हम लोगों को px दिया हुआ है, px दिया हुआ है तो p-2 निकाल लेंगे हम लोग। p-2 तो यहाँ पे क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां -2, x की जगह x था तो -2 जब रखे हैं तो जहां जहां x है वहां -2 पुट करते चले जाएंगे। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? -8। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12। ये कितना हो जाएगा? -10 प्लस 6। और इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है? माइनस साइन और माइनस साइन जोड़ के कितना हो जाएगा? -18 और 12 और 6 कितना हो जाएगा? +18। 18 माइनस 18 कितना हो गया? 0। मतलब p-2 का वैल्यू कितना निकल गया? 0। p-2 का वैल्यू जब 0 निकल गया इसका मतलब x-2 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? जो हम लोग को फैक्टर थ्योरम में बताया गया है x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो pa का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर होगा, x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा
तो p -2 का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए और वो हमारा आ गया। इसका मतलब कि x + 2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को चेक करना है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आगे चल के कि आपको चेक करके बताना होगा कि गिवन पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर है तो उसको हम लोगों को प्रूफ करके बताना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x + 2 इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा उसका वैल्यू हम लोग गिवन पॉलिनोमियल में डालेंगे। px का वैल्यू जो दिया रहेगा वहां p -2, p -1, p2, p1 जो भी आएगा उसको डाल करके देख लेंगे कि अगर इसका p2 का वैल्यू या pa का वैल्यू 0 आ रहा है तो गिवन फैक्टर क्या होगा, वो उसका गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल में दिया हुआ है समझने के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 4x³ + 3x² - 4x + k। मतलब इसमें जहां कांस्टेंट टर्म होता है वहां पे k दिया हुआ है। इसी k का वैल्यू निकालना है कब, जब x - 1 इसका फैक्टर है। ठीक ना, तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि अगर x - 1 इसका फैक्टर होगा, अगर x - 1 इसका फैक्टर होगा तो x = 1 मतलब p1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर होगा नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। x - 1 इसका ऑलरेडी फैक्टर बता रहा है कि है ही है, इसका मतलब p1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा ही होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए इसको हम लोग अगर px मान लें, इसको अगर हम लोग px मान लें तो px की जगह हम लोग क्या करेंगे, p1 निकाल लेंगे। p1 निकाल करके इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करा देंगे। p1 शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 0। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, then p1 must be equal to 0। ठीक है, ये हम लोग को लिख देना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे p1 = 0 और p1 क्या हो जाएगा हम लोग का, जहां जहां x है वहां पे 1 लिख देंगे हम लोग। तो 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 4 + 3 - 4 + k = 0। +4 - 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, k = बचेगा -3 उठ करके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो k = क्या बचा, -3। तो k का वैल्यू हम लोग को निकल गया। तो px क्या हो जाएगा, 4x³ + 3x² - 4x -3। ठीक है, k की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, -3। कुछ नहीं है इसमें, हम लोगों को k का वैल्यू निकालना था। दिया हुआ है कि x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑलरेडी है। तो जब x - 1 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो हम लोग फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि अगर फैक्टर है तो pa क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग वही pa का वैल्यू 0 के बराबर कर दिए, उससे k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। बस इतना ही समझना है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर में कोई दम ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद फिर हम लोगों का जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, फैक्टर को हम लोग निकालेंगे कि कैसे फैक्टर निकलेगा, और उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। y² - 5y + 6, y² - 5y + 6, इसका हम लोग को फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फैक्टराइज कितना यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करके इसको फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, फैक्टराइज करने का एक और तरीका होता है, क्या होता है, 6 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। पहले क्या करते हैं, 6 को फैक्टराइज करते हैं। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3, और तो कुछ आएगा नहीं, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 2, और एक फैक्टर हो जाएगा 3, एक फैक्टर हो जाएगा 6, एक फैक्टर हो जाएगा 1। 6 का ही फैक्टर हो सकता है ना, कि और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो 6 का 1, 2, 3 और 6 यही फैक्टर होगा। अब हम लोग को देखते हैं कि
किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 2 जा 6 हो रहा है और 3 और 2 को जब ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग यूज करके क्या लिखते थे, ये फैक्टर थ्योरम को यूज करके नहीं बना रहे हैं, ये ऐसे ही सिंपली जो बनाया जाता है जनरली उसी को बना रहे हैं, उसको देखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस कर देते हैं 2y माइनस 3y। ऐसा क्यों किए, 2 और 3 को यहाँ पे यूज किए, 3 2 जा 6 और 3 और 2 5 होता है और प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा y माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, फिर बच जाएगा y माइनस 2। माइनस 3 निकालेंगे तो यहाँ y बचेगा और प्लस में से माइनस कॉमन निकाले तो माइनस बचा और 6 में से 3 कॉमन निकाल लिए तो 2 बचा। अब यहाँ पे y माइनस 2 और यहाँ पे y माइनस 2, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे अलग, तो इधर क्या बच जाएगा, यहाँ का y और यहाँ का माइनस 3, y माइनस 3। मतलब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें सिंपल तरीका से तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ऐसे अभी नहीं बनाना है, जब तक क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में मेंशन कर देना कि आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करके बनाना है, तब हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करके ही बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है या नहीं, तो जनरली लोग वैसे ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इजी पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा पेंच नहीं है। फैक्टर थ्योरम बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, देखिए अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहें, y माइनस 2 वाई माइनस 3 एक निकल गया। अब इसमें हम लोग फिर से क्या करते हैं कि फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। हम लोग 6 का फैक्टर क्या क्या लिखे, फैक्टर ऑफ 6 क्या लिखे, फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3 भी होगा, प्लस माइनस 6 भी होगा, ठीक है, यही है। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि ये क्या है, पी वाई दिया हुआ है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक वैल्यू को, प्लस 1 को, फिर माइनस 1 को, प्लस 2 को, माइनस 2 को, प्लस 3 को, माइनस 3 को, प्लस 6 को, माइनस 6 को पुट करके देखेंगे कि किस पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक ना। हम एक क्या होता था, पी ए शुड बी इक्वल टू 0, तो जिस वैल्यू पे इस पी वाई का वैल्यू 0 आ जाए, जैसे कि P1 का वैल्यू अगर 0 आता है तो क्या हो जाए, मान लेते हैं 3 पर इसका वैल्यू 0 आ गया, तो P3 पे अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है मतलब y माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। उसी तरह से हम लोग अभी निकालेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार 1 करके देखते हैं। 1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस 1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 माइनस 5 प्लस 6, 0 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो 1 नहीं होगा, ठीक है। माइनस 1 करेंगे फिर भी हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6, ये तो 0 होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब प्लस 2 देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6। अब देखिए प्लस 2 पर इसका वैल्यू 0 आ गया, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 और माइनस 10, मतलब इसका वैल्यू P2 पे क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। P2 पे इसका वैल्यू 0, जैसे y का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, y की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, 4 माइनस 10 प्लस 6, मतलब कि 0 के बराबर आ जा रहा है पी वाई का वैल्यू। इसका मतलब हो गया कि y माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम लोग एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, y माइनस 2, एक फैक्टर हम लोग को पता चल गया y माइनस 2, ठीक है। और किसी भी पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होगा, जैसे इसका यहाँ पर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, तो उसका फैक्टर उतना निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है ना, तो एक फैक्टर तो निकल गया y माइनस 2, दूसरा फैक्टर कुछ होगा। अगर यहीं पे y क्यूब रहता या x क्यूब रहता तो इसमें क्या रहता, 3 फैक्टर निकलता, ठीक ना। तो जब भी डिग्री देखेंगे हम लोग, स्क्वायर है तो 2 फैक्टर, क्यूब है तो 3 फैक्टर, 4 रहेगा तो 4 फैक्टर। मतलब कहने का मतलब यह है कि हाईएस्ट डिग्री जो होगा पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना सारा फैक्टर उसका हम लोग का होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसमें क्या होगा, 2 फैक्टर निकलेगा, ठीक है। एक फैक्टर तो हम लोग निकाल लिए, कितना है, y माइनस 2। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरा कोई नंबर को ट्राई करते हैं। प्लस 2 पे तो हो गया, अब माइनस 2 पे देखते हैं, p माइनस 2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6, सब प्लस में है तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद P3 पे निकालते हैं, P3 पे जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 15 प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, 9 6 15 माइनस 15 दैट इज 0, मतलब P3 का वैल्यू कितना आ गया, 0। मतलब
एक्स वाई माइनस 3 इसका एक दूसरा फैक्टर होगा। तो इसका पी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वाई को जब फैक्टराइज करके हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे वाई माइनस 2 एंड वाई माइनस 3। याद कीजिए हम लोग जो उस तरह से आंसर निकाले थे उसमें भी यही आंसर आया था। तो जब भी हम लोग को फैक्टराइज करना हो फैक्टर थ्योरम को यूज करके, तो इसका हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, कितना सारा फैक्टर आता है और बारी बारी से उसको ट्राई करके जिस पर उसका वैल्यू 0 आएगा उसका फैक्टर लिखते चले जाएंगे और उसके बाद सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसका ढेर सारा फैक्टर होगा। अब कितना को हम लोग ट्राई करते रहेंगे, तो उसके लिए खुद से दिमाग लगा करके, खुद से सोच करके कि किससे 0 आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना तो दिखना शुरू हो जाएगा किससे 0 आ सकता है। वैसा वैसा को ट्राई करेंगे, 2-3 ट्राई कर लेंगे, 2-3 में से अगर मिल जाता है, जैसे स्क्वायर है 2 मिल गया तो हम लोग का काम बन गया। ठीक है, तो सारा फैक्टर को यूज नहीं करना है, उसमें से ट्राई कर लेना है कि जब देखिएगा बनाइएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल को खत्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम को यूज करके। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 ना होकर के कोई दूसरा डिजिट दिया हुआ है। तो वैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 12 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे इक्वल टू यहां करें, 12 को बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12। ये हो गया पॉलिनोमियल। अब इसको हम लोग px मान के चलते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, px मान के चलते हैं। अब इसमें हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 ठो निकाल लेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा ना, तभी इसको हम लोग फैक्टराइज करके देख सकते हैं। अब 1/12 को हम लोग कितना फैक्टर में लिख सकते हैं, जैसे वहां पे हम लोग 6 को लिखे थे, क्या 6 का फैक्टर कितना सारा लिखे थे, +-1। ठीक है, +-2 +-3 और +-6, इतना सारा फैक्टर लिखे थे, मतलब टोटल 8 फैक्टर, एक +1 एक -1 एक +2 एक -2 एक +3 एक -3 एक +6 और -6, इतना सारा फैक्टर था कितना, 6 का। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/12 का फैक्टर लिखेंगे। तो 1/12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/12 का +-1 तो सबका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद +-1/2 भी होगा, 12 2 से डिवाइड होगा, +-1/3 भी होगा, +-1/4 भी होगा, +-1/6 भी होगा और +-1/12 भी होगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को 7/12 लाना है, किसको किसको ऐड करके हम लोग 7/12 ला सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके, यही दिमाग यहाँ पे लगाना है। बारी बारी से ट्राई करते रहेंगे तो करते रह जाएंगे। अब जैसे हम लोग क्या करना होगा, पहले P1 का वैल्यू निकालना होगा, फिर P-1 का वैल्यू निकालना होगा, फिर P1-1/2 का वैल्यू निकालना होगा, P1/2 का वैल्यू निकालना होगा, P1/3 का वैल्यू निकालना होगा, P-1/3 का वैल्यू निकालना होगा। कितना वैल्यू को चेक करते चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से छोटा सा आपने से खुद से दिमाग लगा करके देख लेंगे कि किसको किसको ऐड करके 7/12 आ सकता है, किसको किसको ऐड करके 7/12 आ सकता है। तो हम लोग को साफ दिख रहा है ना कि 1/3 और 1/4 को ऐड अगर करें हम लोग तो क्या हो जाता है, देखिए तो नीचे में हो जाएगा 12, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/12। तो इन दोनों को ऐड करके क्या हो रहा है, 7/12 आ जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि पहले 1/3 और 1/4 को ही हम चेक कर लें। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे P1/3 को, P1/3 को हम लोग चेक करेंगे। तो P1/3 क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, -7/12 इंटू 1/3 और प्लस 1/12। तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 7/36 और प्लस 1/12। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 1/9 1/12 एक साथ लिख देंगे, 1/9 प्लस 1/12 माइनस 7/36। अब 9 और 12 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 9 और 12, इसको हम लोग 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा
3 3 9 चौका 36, तो इसका भी हो जाएगा एलसीएम 36। अब 9 और 36 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 12 तिया 36, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और माइनस 7/36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/36 माइनस 7/36 इक्वल टू 0। मतलब P1/3 क्या हो गया, P1/3 का वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का, जो ब्रैकेट में है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर फिर उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो। एक फैक्टर हम लोग निकाल ले, क्या, x-3। अब हम लोग दूसरा फैक्टर कोशिश करते हैं निकालने का। हम तो बोले चुनने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कि बीच वाले टर्म के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो एक P1/4 निकाल लेते हैं, P1/4 निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। P1/4 हो जाएगा 1/16, ठीक है, माइनस 7/12 इंटू 1/4 और प्लस 1/12, तो ये कितना हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/12 माइनस 7/48। 16 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 से ही निकालते हैं। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 4 का 16, 16 3 48, 48 इसका भी होगा, 48 हो गया, और 16 दूनी 32, 16 3 48 तो 3, और बच्चों को 48 तो 4, माइनस 7/48, दैट इज 7/48 माइनस 7/48 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि P1/4 जो है, P1/4 ये भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4। ठीक है, यही अगर P-1/4 होता, P-1/4 होता 0 के बराबर, तो फैक्टर क्या होता है, x प्लस 1/4। ठीक है, जब यहाँ P माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, या प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना कि यहाँ माइनस रहे तो यहाँ माइनस से लिख दिए, वो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो दो फैक्टर हम लोग को मिल गया, क्या क्या, x माइनस 1/3, x माइनस 1/4। ये किसका फैक्टर मिला, ये ब्रैकेट वाले टर्म का फैक्टर मिला। तो अब इसको हटा रहे हैं और इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये है हमारा ये। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू, इसका फैक्टर 2 मिल गया हम लोग को, क्या, एक है x माइनस 1/3 और दूसरा क्या है, x माइनस 1/4, यही है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं 12, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम का जोड़ घटाव कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1/4। अब क्या है, 4 3 जा 12 इंटू 12, ये सब कट आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हम लोगों का, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो यही हो गया इसका फैक्टर। समझ में आ गया। तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके बनाने में ना सबसे बड़ा जहमत क्या है कि इतना सारा में से हमको चुन के निकालना है कि कौन कौन उसका फैक्टर होगा, जो कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो बस हम लोग सीधे जो हम इससे पहले वाला तरीका बताया उससे उसको फैक्टराइज कर देंगे। और लेकिन अगर कह दिया कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फिर हम लोगों को इस तरह से करना ही होगा। सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, उसके बाद जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख देंगे, कितना सारा फैक्टर उसका हो सकता है। उसमें से कोशिश करेंगे ये जानने का कि किन दो फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है। जिसका आ रहा होगा ना, सबसे पहले उसको ट्राई कर लेंगे, हो सकता है उसी से हम लोगों को आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे हम 3 और 4 को किए थे तो उससे आंसर मिल गया। तो उसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे टर्म को, जितना भी फैक्टर है, सारे फैक्टर को P1 P2 P3 P4 करके निकालते जाएंगे। जिसका जिसका 0 आएगा वो उसका फैक्टर होता चला जाएगा। ठीक है, बस यही था फैक्टर थ्योरम, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।